वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में पाठ का रिवीजन करने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि पाठ का जो हेडिंग है, पाठ का जो नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि इसको थोड़ा सा एक बार मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, तो सत्ता के दो केंद्र हो गए थे। उसके बाद में जब सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में उससे 15 गणराज्य अलग हो गए, रूस अलग हो गया और सोवियत संघ का जो नाम है वो हट गया, तब विश्व एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ा। लेकिन उसके बाद से विश्व राजनीति में कई परिवर्तन हुए और जिसमें सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र स्थापित हुए, ऐसे केंद्र स्थापित हुए जो शक्ति के केंद्र बने और जिन्होंने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊंगा, हो सकता है कुछ टाइपिंग शब्दों में गड़बड़ हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला हमारा टॉपिक है संसार से दो ध्रुवीय सत्ता की मुक्ति के साथ ही, यानी कि रूस के विघटन के बाद से दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। उसके बाद से दो संघों की स्थापना हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपीय यूनियन कहा गया, और दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको आसियान कहा गया। अब आसियान की फुल फॉर्म, उसकी स्थापना हो गया। इससे संबंधित कुछ मैं अलग से मल्टीपल चॉइस के एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये सारी जानकारी आपको दूंगा। अब इस पार्ट में बिल्कुल क्विक रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे और दोनों की जो बढ़ती शक्ति, यानी यूरोपीय संघ और ये आसियान की वो शक्ति को अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले वैकल्पिक केंद्रों के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि इनकी शक्ति काफी बड़ी और इनको एक अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले केंद्रों के रूप में देखा गया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव जबरदस्त रहा। यूरोप के यानी यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश इसके सदस्य बने और 2005 में इसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया, यूरोपियन यूनियन को। अगला है कि यूरोपीय संघ के दो देश फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। हालांकि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से बाहर हटने के लिए ब्रेक्जिट नाम जो भी कार्रवाई भी हुई थी, वो अभी आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है। तो अभी तो आपको यही याद रखना है कि जो यूरोपीय संघ में दो जो देश है फ्रांस और ब्रिटेन, वो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश है उनमें से में शामिल 2 देश है और इनके पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार है। दोनों परमाणु शक्ति देश संपन्न देश है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान है। यानी यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल है उनमें काफ़ी अच्छी वैज्ञानिक और संचार तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास है। उसके बाद में देखते हैं आसियान। तो आसियान के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के बाद ही आसियान का अस्तित्व में आया आसियान। और आसियान के आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार उपलब्ध करवाना, सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना है। और इन देशों ने टकराव रहित, आसियान के जो भी सदस्य है उन्होंने टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण पेश किया गया है। और इस उदाहरण को, जिसमें कोई दोनों जो भी इसके सदस्य देश उनके बीच में कोई टकराव नहीं और सहयोगात्मक जो व्यवहार है, उसको आसियान शैली कहा गया है। तो कई बार छोटा प्रश्न ये भी आता है कि आसियान शैली किसे कहा जाता है। तो आसियान के जो भी देश है उनके बीच में टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो उदाहरण है उसको आसियान शैली कहा गया। और विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को एक बहिर्मुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। अगला है चीन ने शॉक थेरेपी के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया और 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार का जो उपाय वो शुरू किया और खुले द्वार की नीति अपनाई, खुले द्वार की नीति की घोषणा की और सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का निर्माण करने से विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तो चीन में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है 1978 में हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वन वर्ड में भी काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। अगला है कि भारत और चीन के बीच में 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और अक्साई चीन को लेकर के युद्ध हुआ। तो भारत चीन युद्ध काफ़ी चर्चित रहा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पे अभी भी चीन है कई बार अपने नक्शे में भी दिखाता है, उन पे अपना कब्जा भी दिखाता है। हालांकि भारत अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना अभिन्न अंग मानता है। 1976 तक दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध लगभग समाप्त हो गए थे, 1962 से लेकर के 76 तक। और उसके बाद में दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीनी दौरे के बाद से टकराव जो भी है उसको कम करने के प्रयास बढ़े। हाल के वर्षों में भारत चीन ने अपने विवादों को अलग रखते हुए पारस्परिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया है। आज आप देखेंगे तो भारत के मार्केट में चीनी जो भी वस्तुएं हैं उनका एक तरह से बोलबाला है, कब्जा है। अगला है जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात
तेजी से प्रगति की और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान उभरा। तो जापान भी बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित देश के रूप में है, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा देश है, लेकिन आर्थिक शक्ति के रूप में ये उभरा हुआ है। इस तरीके से जो पाठ था कि सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र, यानी कि जब दो ध्रुवीय विश्वगांत हुआ, अमेरिका की एक ध्रुवीयता या अमेरिका का वर्चस्व हुआ, उसके बाद से दो जो संगठन थे जिसमें यूरोपीय संघ और आसियान, इन्होंने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की भूमिका निभाई। तो इस तरीके से इस पाठ का संक्षिप्त में मैंने रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। इस पाठ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी डिस्कस करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।